हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। बच्चों, मैं सोनाली, आपकी साइंस टीचर, आज आपके लिए कक्षा 10 विषय विज्ञान का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो बच्चों, ये एक अभिक्रिया दी गई है, इसमें हमें बताना है कि इससे संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो अभिक्रिया है PbO यानी कि लेड ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये Pb यानी कि लेड और CO2 का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखते हैं पहले हुआ क्या है, उपचयन हुआ है और किसका अपचयन हुआ है, पहले ये देखते हैं। तो बच्चों, हम पीछे पढ़ चुके हैं अभ्यास में कि ऑक्सीजन की कमी होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपचयन। अपचयन। और ऑक्सीजन का ग्रहण करना या ऑक्सीजन की वृद्धि होना ये कहलाता है उपचयन। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लेड ऑक्साइड है PbO, इसने क्या करा है? इसने ऑक्सीजन को त्याग कर ये Pb में बदला है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि PbO यानी कि लेड ऑक्साइड का Pb यानी कि शीशा में अपचयन हुआ है। इसी तरीके से कार्बन जो है इसने ऑक्सीजन को ग्रहण किया है और ऑक्सीजन को ग्रहण करके ये बदल गया है CO2, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर इसका कार्बन का क्या हुआ है? उपचयन। तो कार्बन का CO2 में उपचयन हुआ है, यानी कि लेड ऑक्साइड का शीशा में अपचयन हुआ है और कार्बन का CO2 में उपचयन हुआ है। अब देखते हैं कि कौन सा कथन असत्य है और कौन सा सत्य है। तो देखिए, पहला है सीसा अपचयित हो रहा है। तो सीसा तो लेड इधर है, ये अपचयित नहीं हो रहा है, बल्कि लेड ऑक्साइड सीसा में अपचयित हुआ है, यानी कि ये कथन भी कैसा है? असत्य है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उपचयित नहीं हो रही है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित हुआ है। तो ये कथन भी असत्य है। तो इसके असत्य कथन हो गए A और B। तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन वास्तव में उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित होकर के CO2 बना रहा है, तो यानी कि ये कथन कैसा है? हमारा सत्य है। और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। हाँ, लेड ऑक्साइड जो है ये लेड में अपचयित हो रहा है, तो यानी कि C और D विकल्प तो हमारे सत्य हैं। और यहाँ पर पूछा है असत्य कथन। असत्य कथन कौन सा है? A और B। A और B वाला ऑप्शन कौन सा है? पहला। इसका कौन सा आंसर सही होगा? पहला, जिसमें A और B असत्य हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ये Fe2O3 जब इसने एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करी है तो Al2O3 और Fe का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो बच्चों, देखते हैं ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में हुआ क्या है? इस अभिक्रिया में जो एल्यूमिनियम है Al, उसने आयरन Fe को उसके यौगिक Fe2O3 से विस्थापित कर दिया है, यानी कि उसको उसके यौगिक से हटा करके और उसकी जगह खुद ये बैठ गया है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर अधिक अभिक्रियाशील एल्यूमिनियम ने कम अभिक्रियाशील Fe को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया है और उसकी जगह खुद ये बैठ गया है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो जब लौह चूर्ण पर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो उसमें हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इसका ये A विकल्प सही होगा और बाकी इसमें ये सभी विकल्प गलत हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो हम जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। इसको हम पीछे अध्याय में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी समझते हैं। रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों बाईं तथा दाईं ओर
प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो बच्चों, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर, मान लीजिए ये कोई समीकरण है, इसके दोनों ओर यानी कि बाईं ओर इस साइड और एरो के दाईं ओर यानी कि इस साइड, यानी कि तीर के ये सिरे की तरफ, तीर के सिर की तरफ जो तत्व के परमाणुओं की संख्या है वो दोनों ओर कैसी होगी, बराबर होगी। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए इसको उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझते हैं। ये है जिंक Zn प्लस H2SO4। जब जिंक की अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि बाईं ओर और दाईं ओर तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जिंक के कितने परमाणु हैं, जिंक के यहाँ पर एक परमाणु है और इधर भी जिंक के कितने परमाणु हैं, एक। अब हाइड्रोजन के देखते हैं, यहाँ H2 परमाणु, दो परमाणु हैं और यहाँ पर भी H2 दो है, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या भी दोनों ओर बराबर है। अब सल्फर S की देखते हैं, यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है, यानी कि सल्फर की संख्या भी दोनों तरफ बराबर है। अब ऑक्सीजन की देखते हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या भी दोनों ओर बराबर है। अतः यहाँ पर हर तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है दोनों साइड, तीर के बाईं ओर भी और दाईं ओर भी। तो यानी कि ये समीकरण कैसा है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो बच्चों, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसको संतुष्ट करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम का क्या था कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि तत्व के परमाणुओं की संख्या को जो अभिक्रिया से पहले थी वही अभिक्रिया के बाद में रहती है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो बच्चों, ये समीकरण शब्द समीकरण के रूप में लिखे हुए हैं, इनको हमें रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है और इनको संतुलित करना है। तो चलिए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं इसका ए पार्ट। ए पार्ट है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो इसको हमें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो नाइट्रोजन का सूत्र लिखेंगे, नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2 और हाइड्रोजन का होता है H2। तो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, अमोनिया। अमोनिया का होता है NH3। अब इसको संतुलित करते हैं। ये देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 और इधर नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 1, यानी कि नाइट्रोजन संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन के इधर कितने हैं, 2 और इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 3, यानी कि हाइड्रोजन भी इधर संतुलित नहीं है। अब हम इधर क्या करेंगे, इनको बराबर करना है हमको, है ना। तो इधर हाइड्रोजन के 2 हैं और इधर 3 हैं। इनको 3 और 2 को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर तो हम करेंगे 2 से गुणा और इधर हम करेंगे 3 से गुणा, तभी बच्चों ये बराबर होगा। क्योंकि देखो इसको करके देखिए, 3 दूनी 6। अब हाइड्रोजन के कितने हो गए, 6 और इधर कितने हो गए हाइड्रोजन के, 3 दूनी 6। तो यानी कि इसको बराबर करने के लिए हमने इसमें 3 का गुणा किया और इसमें 2 का गुणा किया, क्योंकि इसके नीचे 2 लगा था और इसके नीचे 3 लगा था। तो बराबर करने के लिए हमने इनको एक दूसरे की संख्या से गुणा कर दिया। अब नाइट्रोजन देखते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि हाइड्रोजन को जब हमने संतुलित किया तो नाइट्रोजन अपने आप संतुलित हो गई। अब ये रासायनिक समीकरण कैसा है, अब ये संतुलित है। अब आते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S और वायु में दहन मतलब ये वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, H2S प्लस O2। और क्या बनता है इसमें, H2O जल और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि संतुलित है कि नहीं। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 और इधर भी कितने हैं, 2, यानी हाइड्रोजन संतुलित है। सल्फर के इधर 1 है और इधर भी ये देखिए 1 है, यानी कि ये भी संतुलित है। और ऑक्सीजन के इधर 2 हैं
और इधर है एक ये और दो ये, यानी कि 3, यानी ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। इधर है 2 और इधर है 3। तो अब हम 2 और 3 बराबर नहीं है तो हम इनको बराबर करते हैं। तो अगर बच्चों ये 3 ऑक्सीजन के परमाणु अगर एक ही कंपाउंड में होते हैं, या तो इसमें होते या इसमें होते, तो हम क्या करते, उसमें 2 का गुणा कर देते और इधर हम 3 का गुणा कर देते। लेकिन क्योंकि ये अलग अलग हैं, तो फिर अलग अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों संख्याओं में इनको 6 करने के लिए दोनों संख्याओं में गुणा करना पड़ेगा। किसका, यहाँ भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये कितने हो गए, अब ये हो गए 2 ये और 2 दूनी 4, ये 4 और 2 6, 6 हो गई अब ये। और इधर 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। तो अब ऑक्सीजन हमारा कैसा हो गया, संतुलित। अब ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया। अब और चीजों की देखें, हाइड्रोजन इधर 2 है, लेकिन इधर कितने हो गए, अब 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन अब हो गया असंतुलित। और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 4 है इधर 2 है, तो हम 2 को 4 करने के लिए 2 का गुणा कर देंगे। जब हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया, अब देखिए हमारा हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। इधर हो गया 2 दूनी 4 और इधर भी हो गया 2 दूनी 4। सल्फर देखते हैं, सल्फर इधर 2 हो गया और इधर भी सल्फर हो गया 2, और ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6 और इधर ऑक्सीजन हो गया 2 ये और 2 दूनी 4, 4 और 2 6। तो यानी कि अभी हमारा रासायनिक समीकरण कैसा हो गया, संतुलित हो गया। जो इसमें बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है, थोड़ी सी बस जोड़ तोड़ करनी है और थोड़ा सा हमें रटना है, इससे हम समीकरण को आसानी से संतुलित कर पाएंगे। अब चलिए आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, सी पर। सी पार्ट है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोराइड की। बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 और प्लस बेरियम सल्फेट का अवक्षेप यानी कि BaSO4। अब देखिए ये इसमें बेरियम के कितने हैं, बेरियम का इसमें एक परमाणु है, इधर भी एक है, यानी बेरियम संतुलित है। क्लोराइड के देखते हैं, क्लोराइड के इसमें 2 हैं और इसमें क्लोराइड के 3 हैं, यानी कि क्लोराइड कैसा है, असंतुलित है। तो अब हम एल्यूमिनियम के देखते हैं, एल्यूमिनियम के इधर हैं 2 और इधर है 1, यानी कि एल्यूमिनियम भी असंतुलित है। तो चलिए हम इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब हम सबसे पहले क्लोराइड से ही चलते हैं। तो क्लोराइड के यहाँ पर कितने हैं, 3 और यहाँ कितने हैं, 2। तो हमें 3 और 2 को कैसे बराबर करना है, तो हम इसमें कर देंगे 3 का गुणा। तो 3 का गुणा क्लोराइड में करने के लिए बीच में तो करेंगे नहीं, तो हम यहाँ पूरे ही कंपाउंड के साथ 3 का गुणा कर देंगे और यहाँ हम कर देंगे 2 का गुणा। अच्छा, इसके बाद में देखिए अब ये बेरियम कितना हो गया, बेरियम 3 हो गया, तो यहाँ पर बेरियम 1 है। अब बेरियम को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे। अब देखते हैं, चेक करते हैं बेरियम कितना है, बेरियम 3 है, तो यहाँ भी बेरियम 3 है। क्लोराइड देखते हैं, 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितने हैं, 3 दूनी 6, यानी क्लोराइड भी बराबर हो गया। एल्यूमिनियम देखते हैं, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर भी हो गए अब 2, यानी कि हमने क्लोराइड और बेरियम को संतुलित किया तो एल्यूमिनियम हमारा अपने आप से संतुलित हो गया। सल्फर के हैं यहाँ पर 3, क्योंकि होल थ्राइस लगा, ये संख्या मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये कोष्ठक के अंदर जितने परमाणु मौजूद हैं सबके लिए है। सल्फर के 3 हो गए, तो यहाँ भी हो गए सल्फर के 3। ऑक्सीजन के हो गए 4 3 12 और यहाँ पर हो गए 3 चौक 12, यानी ऑक्सीजन के भी बराबर है, यानी कि ये समीकरण हमारा कैसा हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, डी पार्ट पे। डी पार्ट है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो पोटेशियम का संकेत होता है K और जल का होता है H2, यानी पोटेशियम धातु जब जल से क्रिया करती है तो क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH और हाइड्रोजन गैस का होता है H2। तो ये हमारा समीकरण हो गया। अब हम देखते हैं संतुलित है कि नहीं। पोटेशियम के इधर कितने परमाणु हैं, 1
और इधर भी कितने हैं, एक, यानी पोटेशियम हमारा संतुलित है, तो हमें इससे कुछ नहीं करना। अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इधर हैं 2 और इधर है 1 ये और 2 ये, यानी 3, यानी हाइड्रोजन हमारा असंतुलित है। ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन भी संतुलित है, तो हमें ऑक्सीजन को भी नहीं छेड़ना है। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए इधर 2 हैं और इधर ये 3 है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये बराबर हो जाए। तो हम क्या करें, हम इसमें पहले 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा करते हैं तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, देखिए हाइड्रोजन के हो गए 2 ये और 2 ये 4 हो गए। अब इधर 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। इधर भी कितने हो गए, 2 दूनी 4, यानी कि हमारा हाइड्रोजन हो गया संतुलित। अब हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया, लेकिन अब हम ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 2 और इधर भी कितने हैं, यानी कि ऑक्सीजन भी हमारा संतुलित है। अब देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम में इधर है हमारे 1 और इधर है हमारे 2, यानी पोटेशियम असंतुलित है। तो पोटेशियम को बराबर करने के लिए इधर 1 है, इधर 2 है, इधर हम 2 का गुणा कर देंगे। अब हमारा पोटेशियम भी संतुलित हो गया। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम पहले ही संतुलित कर चुके थे, तो ये समीकरण भी हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगा करके हम इसको इस तरीके से संतुलित कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये समीकरण दिए हुए हैं, इनको हमें संतुलित करना है। तो चलिए एक एक करके इनको संतुलित करते हैं। तो हम इसके ए पार्ट पर आते हैं। ये दिया हुआ है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, यानी कि जब नाइट्रिक अम्ल, HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस के साथ अभिक्रिया करता है तो CaNO3 का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम नाइट्रेट और जल का निर्माण होता है। अब बच्चों हमें इस समीकरण को संतुलित करना है, तो इसे संतुलित करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल में इधर इसमें जो जो तत्व हैं उन तत्वों को लिख लेंगे और इधर अभिकारक साइड में उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या और इधर उत्पाद साइड में उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या को हम लिखेंगे। सबसे पहले हम तत्व लिखते हैं। सबसे पहले हम धातु ही लेते हैं। इसमें धातु है कैल्शियम, हमने Ca ले लिया। उसके बाद हम ले लेंगे अब नाइट्रोजन N, फिर ऑक्सीजन और फिर ये हाइड्रोजन। ये हमने तत्व लिख दिए। अब इनकी देखते हैं अभिकारक साइड में कितनी संख्या है। तो कैल्शियम की अभिकारक साइड में कितनी संख्या है, 1, और उत्पाद साइड में भी 1, तो हमने इधर लिख दिया 1 और इधर भी लिख दिया 1। नाइट्रोजन की अभिकारक साइड में देखेंगे, इधर 1 है और इधर है 2। 2 क्यों है, क्योंकि ये जो होल ट्वाइस लगा हुआ है ये पूरे कोष्टक के लिए है, ये संख्या, यानी कि संख्या 2 लगी है, ये पूरे कोष्टक के लिए है, यानी कि नाइट्रोजन के भी 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के इसमें गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो इधर नाइट्रोजन के कितने हो गए, 2। तो अभिकारक साइड में कितने थे नाइट्रोजन के, 1, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया और उत्पाद साइड में हो गए 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिए। अब देखते हैं ऑक्सीजन के 3 ये हैं और 2 ये हैं, क्योंकि ये 2 जो संख्या लिखी हुई है यानी कि ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हैं। तो यानी कि 3 ये थे और 2 ये हो गए। 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितने आ गए, 5। अब इधर कितने हैं, इधर हैं 3 दूनी 6, 6 ये हैं और इसमें 1 ये जोड़ दिया तो इधर हो गई ये 7। अब हाइड्रोजन के देखते हैं। हाइड्रोजन है इधर 1 ये हो गया और 2 ये हो गए, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो गई 3। और इधर कितने हो गए हाइड्रोजन के, 2, इधर हम लिख देंगे 2। अब चलिए इनको संतुलित करते हैं। तो कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद साइड दोनों में समान है, अतः ये कैसा है, ये पहले से ही संतुलित है। नाइट्रोजन की देखते हैं, इधर 1 है इधर 2 है, इनको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। 2 का गुणा कर देंगे तो नाइट्रोजन के अभिकारक साइड में परमाणु कितने हो जाएंगे, 2। अब हम इस 2 को चलिए इधर लिख देते हैं। तो अब इस 2 को हम यहाँ बीच में तो घुसाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हम यहाँ लिखेंगे और जब 2 को हम यहाँ लिखेंगे तो यानी कि इसके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी जुड़े हैं, तो यहाँ भी अब परमाणु की संख्या बदल जाएगी अभिकारक साइड में। कितने हो जाएंगे, आइए देखते हैं। पहले ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन हो गए अब 3 दूनी 6, 6 इधर और 2 इधर, 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो पहले 5 थे और अब कितने हो गए,
अब ये हो गए 8। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन है इधर 2 और 2 इधर, यानी कि 4। पहले 3 थे और अब कितने हो गए, अब ये हो गए 4। अब इनको संतुलित करते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए इधर 4 है, इधर 2 है, तो इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, उत्पाद साइड में 2 का गुणा कर देंगे। 2 का गुणा कर देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन में 2 का गुणा करेंगे तो इस 2 को हम कहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन यही लिखा हुआ है तो हम इसको यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो ये देखिए 2 का गुणा करते ही अभी ऑक्सीजन में भी बदलाव हो जाएगा। ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 2 ये है और 3 दूनी 6 ये है, तो 6 और 2 कितनी हो गई, 8। पहले 7 थी, अब यहाँ पर कितनी हो गई, ये 8। अब हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से परमाणु संतुलित है। तो कैल्शियम तो पहले से ही संतुलित था। नाइट्रोजन के देखिए इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं। ऑक्सीजन के अभिकारक साइड में 8 हैं और उत्पाद साइड में भी 8 हैं। हाइड्रोजन के अभिकारक साइड में 4 हैं, उत्पाद साइड में 4 हैं। यानी कि अभी हमारा समीकरण कैसा हो गया, संतुलित हो गया, क्योंकि हमारे तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक साइड में और उत्पाद साइड में दोनों ओर बराबर है। इसी तरीके से आगे चलते हैं अब इसके अगले पार्ट की तरफ। ये देखिए समीकरण दिया हुआ है NaOH प्लस H2SO4, यानी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और जल यानी H2O का निर्माण होता है। अब बच्चों पहले ही क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, इसमें वही टेबल बना लेंगे। टेबल में तत्व लिख लेंगे, एक तरफ अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और दूसरी तरफ उत्पाद के परमाणुओं की संख्या हम लिख लेंगे। धातु में हम सबसे पहले धातु ही लेते हैं, तो हम यहाँ पर सोडियम धातु ले लेंगे Na। उसके बाद हम क्या लेंगे, Na के बाद हम ले लेंगे S सल्फर, सल्फर के बाद ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। तो हमने चारों तत्व ले लिए। अब हम देखते हैं इनकी संख्या। सोडियम की किधर है, अभिकारक साइड में 1, तो हमने सोडियम की 1 लिख दी। उत्पाद साइड में सोडियम की संख्या कितनी है, 2, तो हमने यहाँ लिख दी 2। अब हम देखते हैं सल्फर की, सल्फर है इधर 1 और इधर भी है 1, यानी कि सल्फर की 1 लिख दिया, तो यहाँ भी हमने लिख दिया 1। अब ऑक्सीजन की देखते हैं, ऑक्सीजन है इधर 1 ये और 4 ये, 4 और 1 5, हमने यहाँ 5 लिख दिया। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ये और 1 ये, यानी कि इधर भी हमने लिख दिए 5। अब हाइड्रोजन की देखते हैं, इधर है 1 ये और 2 ये, यानी 3 हो गए। और इधर कितने हैं हाइड्रोजन, इधर हैं 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिए। अब हम इस संख्या को चेक करते हैं। सोडियम इधर 1 है और उत्पाद साइड में 2 हैं, यानी कि बराबर नहीं है। इनको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। ये 2 का गुणा कर दिया तो यहाँ कितने हो गए, 2। अब सोडियम हमारा बराबर हो गया। तो चलिए अभिकारक साइड में हम 2 का गुणा कर देते हैं। सोडियम को 2 करने हैं तो हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। अब जैसे हमने इसमें 2 का गुणा किया, अब हमारी ऑक्सीजन कितनी हो गई, ऑक्सीजन अब हमारे हो गए 2 ये और 4 ये 6, यानी पहले 5 थे, अब हमारे कितने हो गए, 6 हो गए। और हाइड्रोजन कितने हो गए, अब हाइड्रोजन हो गए 2 ये और 2 ये, यानी 4। पहले 3 थे, अब कितने हो गए, 4। यानी कि हमने जैसे इसमें ये परिवर्तन किया, सोडियम में यहाँ 2 लगाए तो हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी परिवर्तित हो गए। अच्छा, सल्फर हमारा पहले से ही संतुलित है, सल्फर को हमें अभी कुछ नहीं करना। अब इधर आते हैं हम, इधर हाइड्रोजन 4 हो गए और इधर अभी 2 ही हैं, क्योंकि इधर तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। तो इस चाइन को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो ये हो गए हमारे 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन बराबर हो गए। इधर 2 का गुणा हमें करना है हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए, तो कहाँ करेंगे, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ करेंगे तभी तो हाइड्रोजन बढ़ेगी। अब हो गए हाइड्रोजन इधर हमारे 2 दूनी 4। अब जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को बढ़ाया तो यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन कितनी हो गई, अब 4 ये थी और 2 ये, यानी 4 और 2 6, पहले 5 थी, अब हमारी कितनी हो गई है, 6। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं क्या हमारे सब संतुलित हुए कि नहीं हुए। तो सोडियम देखिए पहले यहाँ भी 2 हैं और उत्पाद साइड में भी 2 हैं। सल्फर यहाँ भी 1 है इसके परमाणु और इधर भी 1 है। ऑक्सीजन के इधर कितने हो गए, इधर 6 और इधर भी 6।
हाइड्रोजन के इधर 4 हैं, इधर 4 हैं, यानी कि हमारे तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक साइड में और उत्पाद साइड में कैसी है, बराबर। यानी कि ये समीकरण अब कैसा हो गया, संतुलित। तो बच्चों या तो हम पीछे वाले तरीके से भी कर सकते हैं या फिर हम टेबल बनाकर भी इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये इसमें देखिए, इसमें भी हम ऐसे करते हैं, ये NaCl प्लस AgNO3 इजिकल टू AgCl प्लस NaNO3। इसमें सबसे पहले सोडियम का ही ले लेते हैं, Na के अभिकारक साइड में कितने हैं, 1, और उत्पाद साइड में कितने हैं, 1, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। अब ले लेते हैं Ag का, ले लेते हैं Ag के अभिकारक साइड में कितने हैं, 1, और उत्पाद साइड में भी कितने हैं, 1। अब Cl का ले लेते हैं, Cl अभिकारक साइड में है 1 और इधर भी है 1 और ये 1। अब ले लेते हैं नाइट्रोजन का, ले लेते हैं नाइट्रोजन के कितने हैं, इधर 1 है और इधर भी 1 है, यानी कि दोनों साइड 1 है। ऑक्सीजन के इधर 3 हैं अभिकारक साइड में और उत्पाद साइड में भी कितने हैं, इधर भी ये देखिए 3 हैं, तो यहाँ पे हमने ये 3 लिख दिया। तो देखिए अब देखते हैं कि ये संतुलित है कि नहीं। सोडियम भी अभिकारक उत्पाद साइड में दोनों साइड बराबर है, यानी कि ये भी संतुलित है। सिल्वर भी दोनों तरफ संख्या बराबर है, ये भी संतुलित है। क्लोरीन क्लोराइड के भी बराबर है, ये भी संतुलित है। नाइट्रोजन भी बराबर है और ऑक्सीजन भी बराबर है, यानी कि ये हमारा जो समीकरण दिया है ये हमारा पहले से ही पूर्ण रूप से संतुलित है। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए डी पार्ट है, ये BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड जब H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट और प्लस HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ये लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख लिया तत्व, बेरियम ले लिया, Cl ले लिया, सल्फर S, O और H। अब इनके परमाणु की संख्या लिखते हैं। तो देखिए अभिकारक साइड में कितने हैं बेरियम के परमाणु, 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। उत्पाद साइड में कितने हैं, 1, तो यहाँ भी हमने 1 लिख दिया। अब क्लोराइड के देखते हैं, यहाँ पर हैं 2, Cl2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, और इसमें है 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब सल्फर के देखते हैं, किधर हैं 1, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया, और उत्पाद साइड में भी कितने हैं 1, तो यहाँ भी हमने 1 लिख दिया। ऑक्सीजन के देखते हैं 4 हैं, तो यहाँ 4 लिख दिया, और इधर भी 4 हैं, तो यहाँ 4 लिख दिया। और हाइड्रोजन के देखते हैं, इधर ये 2 हैं, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, और उत्पाद साइड में कितने हैं, ये 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इसको संतुलित करते हैं। तो बेरियम में देखिए, बेरियम के अभिकारक और उत्पाद साइड में दोनों परमाणु की संख्या समान है, यानी कि बेरियम संतुलित है। अब क्लोराइड में देखते हैं, तो ये अभिकारक साइड में 2 परमाणु हैं, जबकि उत्पाद साइड में 1 है। इसको 2 करने के लिए हम 2 का गुणा कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि उत्पाद साइड में हम क्लोराइड को इसमें 2 करने के लिए हम इधर 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि क्लोराइड को 2 से गुणा बीच में तो करेंगे नहीं, तो हम इधर 2 का गुणा करेंगे। और जब इधर करेंगे तो इसमें और क्या बदल जाएगा, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो वो भी बदल जाएगा। अब हाइड्रोजन के उत्पाद साइड में कितने हो गए, पहले कितने थे, 1 थे, और अब कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे ये 2। अब सल्फर के देखते हैं, सल्फर के 1 है इधर और इधर भी 1 है, यानी सल्फर संतुलित है। ऑक्सीजन के देखते हैं, ऑक्सीजन के भी 4 हैं और इधर भी 4 हैं। हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर भी 2 हैं, यानी कि सभी तत्वों के परमाणु अभिकारक और उत्पाद साइड में अब क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी कि अब ये समीकरण संतुलित है। तो बच्चों आपको समीकरण को संतुलित करना आया, इनको प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बच्चों ये समीकरण ये दी गई हैं शब्द समीकरण, यानी कि शब्दों के रूप में लिखी है ये अभिक्रियाएं। अब इनको हमें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है, और वो भी संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में, यानी कि इन रासायनिक समीकरण को भी हमें संतुलित रूप में लिखना है। तो आइए इनको एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है,
CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3 और प्लस जल यानी कि H2। अब देखते हैं संतुलित है कि नहीं। कैल्शियम के अभिकारक साइड में कितने परमाणु हैं? एक। और उत्पाद साइड में कितने हैं? इधर भी एक हैं। अब ऑक्सीजन के देखते हैं, दो ये हैं और दो ये हैं, यानी कितने हो गए? दो और दो चार। और इस साइड कितने हैं? तीन ये हैं और एक ये है, ये तीन और एक चार। इधर भी कितने हो गए? चार। अब हाइड्रोजन के देखते हैं, इधर ये दो हैं और इधर भी कितने हैं? दो हैं, यानी कि सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक साइड में और उत्पाद साइड में बराबर है, यानी कि समीकरण कैसा है? संतुलित है। इसी तरीके से इसके बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट है, ये देखिए, जिंक जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। अब जिंक का सूत्र क्या होता है? Zn। और सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3। और क्या बना? जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट का सूत्र होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस सिल्वर यानी कि Ag। अब इसको हमने संतुलित किया हुआ है बिल्कुल ऊपर की तरह। बच्चों हर समीकरण को जरूरी नहीं है टेबल बना के ही करें, कुछ को हम अपने कॉमन सेंस से हम कर सकते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर वाला किया था। और अगर आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो आप टेबल बना के भी जल्दी से कर सकते हैं। और या फिर आपको संतुलित करना आता है तो फटाफट से कर लेंगे, और अगर आपके पास समय कम है तो आप इसको ऐसे भी अपने कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, जिंक के इधर कितने परमाणु हैं? एक। और इधर भी कितने हैं? एक। और सिल्वर के इधर कितने हैं? दो। और इधर कितने हैं? दो। नाइट्रोजन के इधर कितने हैं? दो, क्योंकि ये दो लगा है। और इधर नाइट्रोजन के कितने हैं? दो, क्योंकि यहाँ पे दो लगा है। होल ट्वाइस का मतलब ये संख्या सबके लिए है। ऑक्सीजन के कितने हैं? तीन दूनी छह। और इधर कितने हैं? तीन दूनी छह, यानी कि दोनों साइड तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है। ये भी समीकरण कैसा है? संतुलित है। और या फिर बच्चों अगर हमारे पास और समय कम है तो हम इसको इस तरीके से याद भी कर सकते हैं। अब अगला है, जब एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर का निर्माण होता है। तो एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है? Al। और कॉपर क्लोराइड का CuCl2। जब एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3 और प्लस कॉपर यानी कि Cu। और ये संख्या जो लिखी है ये हमने इनको संतुलित करके लिखी है। आप भी इनको संतुलित करके टेबल बना के, जैसे मैंने पीछे बनाया है उस तरीके से देख सकते हैं। या अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तो यहाँ भी आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के परमाणुओं की तुलना करके भी देख सकते हैं। और या फिर आप इसको अगर याद कर सकते हैं तो सीधे सीधे याद भी कर सकते हैं। अगला है बेरियम क्लोराइड। जब पोटेशियम सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4, बेरियम सल्फेट का BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड का KCl। और इसको भी हमने फिर संतुलित कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या करना है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। इसमें हमको ये जो दी गई है ये भी शब्द समीकरण के रूप में है, इनके रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है और इसमें अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए सबसे पहले है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है KBr। तो हमने पोटेशियम ब्रोमाइड ले लिया एक्वस यानी जलीय रूप में। और बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड का सूत्र होता है BaI2। ये भी हमने जलीय रूप में ले लिया। और जब ये दोनों क्रिया करेंगे आपस में तो बन जाएगा पोटेशियम आयोडाइड यानी कि 2Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी कि BaBr2 सॉलिड रूप में यानी अवक्षेप रूप में ये बनता है। अब ये अभिक्रिया कौन सी है बच्चों? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि हमने आपको पीछे चैप्टर में बताया था कि द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें यौगिकों के बीच, जो दो यौगिक आपस में क्रिया कर रहे हैं उनके बीच आयनों की अदला बदली हो जाती है या आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आयनों का आदान प्रदान हुआ है। पोटेशियम के साथ ये आयोडाइड जुड़ गया है और बेरियम के साथ ब्रोमाइड जुड़ गया है। तो ये बन गया है Ki और ये बन गया BaBr2, यानी कि इसमें इनकी आयनों की अदला बदली हुई है, अतः ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी पार्ट क्या है? जिंक कार्बोनेट
जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो याद देखिए जिंक कार्बोनेट का सूत्र क्या है, ZnCO3, और ये ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये टूट गया है। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, हमने ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था चैप्टर में कि वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एकल अभिकारक यानी कि सिंगल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एकल अभिकारक जिंक कार्बोनेट ने टूट करके दो उत्पाद यानी कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में का निर्माण किया है। तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आगे चलते हैं। ई पार्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण करता है। रिएक्शन को समीकरण के रूप में लिखेंगे इसको। हाइड्रोजन का संकेत होता है H2 और क्लोरीन का Cl2, H2 प्लस Cl2, तो ये हो जाएगा 2HCl। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब ये कौन सी अभिक्रिया है, तो इसमें देखिए दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक सिंगल यानी कि एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता है। अब इसमें मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन का H2। ये हमने इसको संतुलित करके लिख दिया। अब ये कौन सी अभिक्रिया है, यह विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि जो मैग्नीशियम धातु है वो क्लोराइड से अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से उसके यौगिक से उसका विस्थापन कर देती है यानी उसे हटा देती है। और ये MgCl2 का निर्माण इसने कर लिया और MgCl2 का निर्माण कर लिया है, इधर हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। सबसे पहले समझते हैं ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो यानी कि उसमें ऊष्मा का भी निर्माण हो, ऊष्मा भी निकले उसमें, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इसका उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस यानी कि CH4 जिसको हम मीथेन भी कहते हैं। तो जब ये मीथेन गैस इसको जब दहन होता है यानी कि जब इसे ऑक्सीजन में जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 और जल का निर्माण करती है और इसके साथ साथ इसमें ऊष्मा का भी निर्माण होता है, इसमें ऊष्मा भी निकलती है। तो यानी कि ये ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के बिल्कुल अपोजिट होती हैं। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की जरूरत हो या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा किसी से भी हम एनर्जी लें तो क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहती हैं। यानी कि ये ऊष्मा का शोषण करती हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकली थी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है। तो ये देखिए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जब इसको हम ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा के द्वारा ये CaO और CO2 में टूट जाएगा यानी कि इसने ऊष्मा को अवशोषित करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो जो श्वसन अभिक्रिया है उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों माना जाता है। इसका उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट के पाचन से बना ग्लूकोज। बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है जिसमें भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं और ये पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। और ये जो ग्लूकोज है
ये श्वसन की प्रक्रिया में कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये ग्लूकोज क्या करता है, ये ग्लूकोज श्वसन क्रिया के द्वारा जो हमारे शरीर में ऊर्जा ऑक्सीजन पहुंची है, तो उस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये हमें ऊर्जा देता है। और इस प्रक्रिया में क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसी वजह से ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो उदाहरण के द्वारा समझते हैं। C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये CO2 और जल का निर्माण करता है, और प्लस इसमें ऊष्मा या ऊर्जा भी निकलती है। अतः ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। आइए इसका आंसर देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता था, उसमें एकल अभिकर्मक यानी कि एक अकेला अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता था, और जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकर्मक आपस में मिलकर के एकल उत्पाद बनाते थे। जैसे मान लीजिए वियोजन अभिक्रिया क्या है, इसमें एकल अभिकर्मक A है, ये टूट करके B + C दो उत्पाद बना लिए, और संयोजन में उल्टा दो अभिकर्मक यानी कि A + B ये आपस में मिलकर के एकल उत्पाद यानी C का निर्माण करते हैं। तो ये हमें वैसे ही दिख रहा है कि ये आपस में बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि बिल्कुल विपरीत हैं। इसमें एकल अभिकर्मक है, दो उत्पाद बना रहा है, इसमें दो अभिकर्मक हैं, एकल उत्पाद बना रहा है। इसको उदाहरण के द्वारा भी समझते हैं। तो ये वियोजन अभिक्रिया के लिए समीकरण है। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा द्वारा वियोजित होकर के दो उत्पाद CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। संयोजन अभिक्रिया के लिए समीकरण देखें। संयोजन अभिक्रिया में ये देखिए, ये C क्या है, कार्बन। जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये CO2 गैस का निर्माण करता है। तो यहाँ पर दो अभिकारक मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, अतः ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये दोनों ही अभिक्रियाएं आपस में कैसी होती हैं, विपरीत होती हैं। अब आगे चलते हैं। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो बच्चों, ये इसका आंसर है। जिसमें हम ऊष्मा के द्वारा वियोजन करते हैं उसे हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है, ये देखिए CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा प्रदान करते हैं, जब हम ऊष्मा के रूप में इसे ऊर्जा देते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में टूट जाता है। तो ये ऊष्मा के द्वारा, क्योंकि ये दो उत्पादों में टूटा है एकल अभिकर्मक, तो ये क्या है, ऊष्मा द्वारा वियोजन या ऊष्मीय वियोजन। अगला आता है प्रकाशीय वियोजन। इसका उदाहरण है जब सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl को हम सूर्य के प्रकाश के रूप में ऊर्जा देते हैं, तो ये सिल्वर यानी Ag और क्लोरीन यानी Cl2 गैस में ये टूट जाता है। तो क्योंकि ये वियोजन सूर्य के प्रकाश के द्वारा हुआ है, अतः इसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत वियोजन। इसका उदाहरण है ये H2O जल ले लिया, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये H2 और O2 गैस टूट जाएगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ये वियोजित हो जाएगा। किसके द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा, अतः ये विद्युत वियोजन कहलाता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले देखते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यह भी हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। ये देखिए Fe है, Fe क्या है, आयरन, और ये CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो इसमें जो आयरन है ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, किससे, कॉपर से। तो ये अधिक अभिक्रियाशील आयरन कम अभिक्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक यानी कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देगा, यानी उसको हटा देगा, और ये देखिए खुद इसका स्थान ग्रहण कर लेगा, और ये FeSO4 यानी आयरन सल्फेट का निर्माण कर लेगा।
तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, उन्हें हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में इन अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इनमें क्या है, जो उत्पाद बनते हैं वो दो यौगिकों के बीच आयन के आदान प्रदान से बनते हैं। तो ये देखिए दो यौगिक हैं, सोडियम सल्फेट जिसका सूत्र है Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2। जब ये दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इनके आयनों में अदला बदली हो जाती है, यानी कि इनमें आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो देखिए इसमें आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट BaSO4 बनता है और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए आयनों का आदान प्रदान हो गया है। जो सल्फेट ग्रुप है वो बेरियम के साथ जुड़ गया है और जो क्लोराइड ग्रुप है वो सोडियम के साथ जुड़ गया है। तो यानी कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया की अभिक्रिया लिखिए। इसको हमें समीकरण के माध्यम से लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ले लेंगे AgNO3। इसका AQ यानी कि जलीय विलयन ले लिया है और इससे हमें सिल्वर प्राप्त करने के लिए हम इसको कॉपर धातु से विस्थापित करवाएंगे। और कॉपर धातु अधिक अभिक्रियाशील है, अतः ये Ag को क्या कर देगी, ये सिल्वर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगी और ये CuNO3 का होल ट्वाइस यानी कॉपर नाइट्रेट का निर्माण कर लेगी और ये Ag को विस्थापित कर देगी। तो ये हमने इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अविलेय लवण प्राप्त होते हैं जिन्हें अवक्षेप कहते हैं। तो बच्चों कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें अविलेय यानी कि नहीं घुलने वाले लवण प्राप्त होते हैं और वो जो अविलेय लवण होते हैं वही क्या कहलाते हैं, उन्हें अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये देखिए इसका उदाहरण है सोडियम सल्फेट Na2SO4। जब इसका जलीय विलयन ले लेंगे और इसकी हम बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो ये इसमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप का निर्माण होगा। जो बेरियम सल्फेट है ये अविलेय लवण के रूप में बनेगा यानी कि अघुलनशील न घुलने वाले लवण के रूप में बनेगा और ये क्या कहलाएगा, न घुलने वाला लवण, ये अवक्षेप कहलाएगा और इसमें सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। सबसे पहले है इसमें उपचयन। उपचयन क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है अथवा दोनों हो तो इसे हम उपचयन कहते हैं। तो बच्चों अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है यानी ऑक्सीजन बढ़ रही है अथवा हाइड्रोजन का ह्रास यानी हाइड्रोजन की कमी हो रही है या फिर दोनों ही हो रहे हैं तो हम उसे उपचयन कहते हैं। आइए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण है C+O2। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो CO2 गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी कि कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन की वृद्धि होकर के CO2 का निर्माण कर रहा है यानी कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन। इसी तरीके से 2Cu+O2 जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो CuO यानी कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो कॉपर है इसमें भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन हो रहा है। अगला है, अब देखते हैं अपचयन। अपचयन क्या है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। बच्चों जब किसी पदार्थ में या तो ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही हो अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो यानी हाइड्रोजन बढ़ रही हो तो इसे हम अपचयन कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यह Zn यानी जिंक ऑक्साइड, इससे ऑक्सीजन की कमी होकर के ये किसमें बदल रहा है, Zn में। इससे इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई और कमी होकर के ZnO Zn में अपचयित हो गया।
इसी तरीके से CuO प्लस H2, तो ये बन गया Cu प्लस H2O, यानी कॉपर ऑक्साइड CuO से भी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की कमी होकर के या ऑक्सीजन निकाल करके ये Cu में बदल गया है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, CuO का Cu में अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का यहाँ उपचयन हो रहा है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो भूरे रंग का चमकदार तत्व X कॉपर Cu है। ये जो भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, ये क्या है, ये कॉपर है। और जब हम इसे वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये काले रंग का यौगिक बनाता है, और जो काले रंग का यौगिक बना है उसका नाम है कॉपर ऑक्साइड यानी CuO। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। आपने देखा होगा कि घर में हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं, तो क्यों करते हैं, आइए समझते हैं। लोहे की वस्तुओं को नमी एवं खुले स्थान पर लंबे समय तक रखने पर इन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम लोहे की वस्तुओं को एक लंबे समय तक खुले स्थानों पर बारिश या नमी आदि में डाल देते हैं तो क्या होता है, इन पर लालिमा युक्त यानी हल्के से लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको हम जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। इससे क्या होता है, जिससे लोहे की बनी वस्तुओं को बहुत क्षति होती है, और ये जंग जो होती है ये लोहे की वस्तुओं को क्षति पहुंचाती है, यानी उनको नुकसान पहुंचाती है, उनको गलाती है। अतः इन्हें इस जंग से बचाने के लिए हम इन लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है। बच्चों, जो तेल और वसा युक्त खाद्य सामग्री होती है, जब ये वायु के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है, उपचयित हो जाती है। और उपचयित होने से उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उनका जो स्वाद होता है और उनकी जो गंध होती है वो बदल जाती है। अतः इन्हें उपचयन से बचाने के लिए हम इन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं, और इन तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों का उपचयन ना हो, इनके उपचयन को रोकने के लिए, उपचयन से बचाने के लिए हम इनको नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं, जिससे इन खाद्य पदार्थों में विकृत गंधता ना हो। विकृत गंधता यानी कि इनके स्वाद और गंध में परिवर्तन ना हो। अब है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला है संक्षारण, दूसरा है विकृत गंधता। आइए संक्षारण को समझते हैं। संक्षारण अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन में समझा है। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो धातु की ऊपरी परत कमजोर होकर संक्षारित हो जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं। बच्चों, जब कोई धातु, जैसे अभी हमने पीछे लोहे का ही देखा था, इसको जब हम ऑक्सीजन यानी खुले में छोड़ दें, आर्द्रता यानी कि नमी, आर्द्रता से मतलब नमी से है, नमी में छोड़ दें, या अम्ल आदि के संपर्क में अगर कोई धातु आ जाती है तो इसकी जो ऊपर की परत है वो कमजोर होकर के झड़ने लगती है, और यानी कि कमजोर होकर संक्षारित हो जाती है, और इसे हम संक्षारण कहते हैं। इसका उदाहरण है लोहे की वस्तुओं पर जंग का लगना। आपने देखा होगा कि खुले में छोड़ने पर लोहे की वस्तुओं पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। तो ये संक्षारण का ही उदाहरण है। दूसरा, चांदी के ऊपर काली परत का जमना। आपने देखा होगा कि चांदी के बर्तन या चांदी के जो आभूषण होते हैं, ये लंबे समय के बाद इन पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, यानी कि ये संक्षारण इनका हो जाता है। इसी तरीके से तांबे को भी जब हम आर्द्रता, ऑक्सीजन या अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो इसके ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, यानी कि इस पर हरी परत का चढ़ना ये संक्षारण का उदाहरण है। और ये संक्षारण इन सभी धातुओं को क्या करता है, सभी धातुओं को नुकसान पहुंचाता है।
अब इसका अगला पार्ट है बी पार्ट, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर व वायु के संपर्क में आने पर वह उपचयित हो जाती है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ये बच्चों हमने पीछे भी समझाया भी कि जब वसा युक्त और जो तेलीय खाद्य सामग्री होती है, इसको जब हम लंबे समय तक रखते हैं या फिर जब ये वायु के संपर्क में आती है तो उसका क्या हो जाता है? उपचयन हो जाता है, और उसके उपचयन से उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। और इसको कम करने के लिए खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। इसको कम करने के लिए क्या करते हैं? हम प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं, जो कि इसका उपचयन को रोकते हैं। उदाहरण है चिप्स की थैली। चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसको हम नाइट्रोजन से युक्त कर देते हैं। आपने देखा होगा कि चिप्स वगैरह के पैकेट लाइए तो इनमें क्या होता है? फूले फूले से होते हैं, यानी कि इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इसमें ये क्या करते हैं चिप्स बनाने वाले? ये ऑक्सीजन को हटा करके उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं। इससे क्या होता है? इससे जो नाइट्रोजन है ये इसका उपचयन रोकती है तेलीय खाद्य सामग्री का, और जब उपचयन नहीं होता तो इसके स्वाद और गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए चिप्स इन पैकेटों में लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इसके हमने आज सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में ये आए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।